यहीं तक हुआ था। उम्मीद है आप लोग का अच्छा लग रहा होगा वीडियो। अगर ना लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि क्या और सुधार कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब एक नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वैदिक काल से पूर्व मध्यकाल तक आर्थिक दशा। जो पिछला हम लोग देखे थे संस्कृति एवं विरासत था। जो वैदिक काल से पूर्व मध्यकाल तक प्रशासन के क्षेत्र में परिवर्तन जो हुआ था उसका लिखा हुआ था। आज देखेंगे वैदिक काल से पूर्व मध्यकाल तक आर्थिक दशा। चलिए वैदिक काल 1500 BC से 1000 BC। ऋग्वैदिक आर्य संस्कृति ग्रामीण थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुचारण था। पशुचारण याद रखिएगा। अर्थव्यवस्था पशुचारण था। और उत्तर वैदिक काल में तो आपको क्या होगा, कृषि का महत्व ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए फिर एरो ये वाला आएगा, ऊपर की तरह जहाँ भी एरो लगा रहेगा समझिएगा कि वृद्धि का है, और जो नीचे है समझिएगा कि कम वृद्धि की ओर इंगित कर रहा है। ठीक है, पशुचारण हो गया, आपको ग्रामीण हो गया, संस्कृति ग्रामीण था। पहाड़ी नमक व्यापारी का ये नहीं पूछेगा। हाँ, ये याद रखिएगा इसको। नियमित मुद्रा नहीं थी वैदिक काल में। वैदिक काल में 1500 BC से 1000 BC में नियमित मुद्रा का प्रचलन नहीं था। मुद्रा के रूप पर लमसम ये था, निष्क था और शतमान था। निष्क संभवतः आभूषण को कहा जाता था। आज जो शतमान था 100 गायों की संख्या बताता था। शतमान गायों से रिलेट था और निष्क संभवतः आभूषण से था। ये याद रखिएगा। नगा शब्द की चर्चा नहीं मिलती है। यौ यानी जौ फसल की चर्चा मिलती है। जौ वैदिक काल में जौ की चर्चा मिलती है। चलिए उत्तर वैदिक काल 1000 BC से 600 BC। कृषि का महत्व बढ़ गया। गेहूं गोधूम कहा जाता है, व्रीहि को चावल कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि गोधूम और ब्रीही किसे कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। शिल्प व्यापार सीमित था, ये याद मत रखिएगा, इसे नहीं पूछेगा। नियमित सिक्के अभी भी नहीं थे। उत्तर वैदिक काल में भी नियमित सिक्के का प्रचलन नहीं था। नई मुद्रा में एक कृष्णल आया था। कृष्णल नई मुद्रा आया था, जबकि उस समय था निष्क और शतमान और निष्क का चर्चा था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में एक और नया आ गया, कृष्ण का विवरण मिलता है। निष्क शतमान तो पहले से भी था। वैदिक काल में जब पढ़िएगा तो वैदिक काल में निष्क और शतमान की चर्चा मिलती है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कृष्ण की चर्चा मिलती है। लोहे का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में हो गया था। लोहे को श्याम अयस भी कहा जाता है, कृष्ण अयस भी कहा जाता है। ये भी नाम याद रखिएगा, श्याम अयस, कृष्ण अयस भी कहा जाता है। चलिए बुद्ध काल, टॉपिक लगाइए बुद्ध काल 600 BC से 400 BC। लोहे का उपकरण कृषि में होने लगा। व्यापार विकास हुआ। नियमित मुद्रा आहत सिक्के हुआ था। अधिकतर आहत सिक्के चांदी के होते थे। पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है। प्रथम नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता। द्वितीय नगरीकरण पहले ही पता चल चुका है आप लोगों का। चलिए मौर्य काल 400 BC से 200 BC। कृषि राजभूमि सीता भूमि को कहा जाता था। सीता भूमि और राजभूमि जो था उस सीता भूमि कहा जाता था। खेती के कार्य सीता अध्यक्ष अधिकारी। ये जितने भी अधिकारी के जहाँ भी नाम आएगा आपको मौर्य काल, गुप्तोत्तर काल या मौर्योत्तर काल, जितना भी आएगा आपको ये अधिकारी के नाम पूछा जाता है एग्जाम में। कोई भी एग्जाम में हम देखते हैं इसको पूछा जाता है, इसलिए ये इसका नाम आप लोग माइंड सेट में याद रखिएगा कि भाई अधिकारी के नाम याद रखना है। जैसे खेती के कार्य सीता अध्यक्ष, सीता भूमि राज का, जिसकी दे देगा सीता भूमि किस काल में कहा जाता था? मौर्य काल में। मौर्य काल में राज्य की जो भूमि थी, जो राज्य की भूमि थी, लैंड ऑफ स्टेट, सीता भूमि कहा जाता था। व्यापार राजकीय वस्तु राज्यपण, व्यापारिक गतिविधि पणाध्यक्ष, सीमा शुल्क में व्यापारी टैक्स लगता था। वस्त्र निर्माण, ये याद मत रखिएगा, वस्त्र निर्माण या सीमा शुल्क ये नहीं पूछेगा, ये याद रखिएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पर्ण नामक सिक्के का जिक्र मिलता है। जो पर्ण था चांदी का सिक्का था, चांदी का, जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका जिक्र मिलता है। चलिए मौर्योत्तर काल, द्वितीय नगरीकरण और बढ़ा। बुद्ध काल था तो द्वितीय नगरीकरण हुआ था, लेकिन मौर्योत्तर काल में और भी बढ़ा। कृषि निजी व्यक्ति की भूमिका ज्यादा होने लगी। कृषि में निजी व्यक्ति की भूमिका। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था मौर्योत्तर काल में। रुद्रदामन शायद पीछे आप पढ़ चुके हैं सुदर्शन झील के बारे में, जहाँ तक मुझे उम्मीद है।
और क्या है इसमें इम्पोर्टेंट, बाकी सब आप लोग भी एक नज़र डाल दीजिएगा। मेरे से जितना नज़र में आ रहा है पढ़ा रहा हूँ, उतना जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एरिया से आएगा उसी से नज़रिए से देख देख कर मैं पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोग को टाइम बर्बाद ना हो ज़्यादा। चलिए, व्यापार मुहूर्त काल में तीर आ गया भाई, पक्का वृद्धि होगा। अंतरिम और बाह्य व्यापार, अंतरिम और बाह्य व्यापार में वृद्धि हुआ था मुहूर्त काल में। मुहूर्त काल में आंतरिक और बाह्य व्यापार में वृद्धि हुआ था। कुषाण साम्राज्य, रेशम मार्ग, ये तो नॉर्मल याद होगा किसी का भी। रोमन लेखक प्लिनी, भारत की ओर धन की निकासी, जैसे कि क्वेश्चन देगा कि मुहूर्त काल में धन की निकासी का चर्चा किसने किया था, किस लेखक ने किया था, तो आप लोग लिखिएगा कि प्लिनी ने किया था, रोमन लेखक था। रोमन लेखक प्लिनी ने भारत की ओर धन की निकासी की चर्चा किया था मुहूर्त काल में। महत्वपूर्ण बंदरगाह विकास याद रखिएगा। बारहवारी सिंधु नदी, बेरीगाजा, भड़ौच गुजरात तट पर है। पूरब में ताम्रलिप्त बंदरगाह है, पूरब में ताम्रलिप्त बंदरगाह है। कुछ अन्य बंदरगाह का यहाँ नाम दिए हुए देख लीजिएगा एक नज़र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रा व्यवस्था, सबसे अधिक मुद्रा सोने, चांदी, तांबा, टीना, शीशा के सिक्के आदि इत्यादि मुहूर्त काल में सब स्टार्ट हो गया था। विशुद्ध सिक्के कुषाण में चले थे, विशुद्ध जो सिक्के थे कुषाण में चलते थे। सतवाहन शीशे सिक्के चलाता था, याद रखिएगा। नगरीकरण, कुषाण में मथुरा बनारस का नगरी का विकास ज्यादा हुआ था। ये याद मत रखिएगा, नहीं पूछेगा, बस ऊपर वाले ये सतवाहन सिक्के याद रखिएगा। और विशुद्ध सिक्के किसने चलाया था, कुषाण ने चलाया था। और सबसे अधिक मुद्रा मुहूर्त काल में चला था, ये भी याद रखिएगा। चलिए गुप्त काल, कृषि अर्थव्यवस्था देखते हैं। बागवानी फसलों प्रोत्साहन यानी कृषि व्यवस्था ठीक था अपना, मतलब कि टिप पर था भाई। गुप्त काल ये नहीं कि कुछ कमी हुआ, हल्का ठीक था। 12 महिला संहिता में कॉलम बांधने की प्रथा की चर्चा मिलती है, याद रख लीजिएगा। सब पूछेगा तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन याद रख लीजिएगा, क्या पता पूछ दे। हाँ, जैसे कि ये सब देगा आपको, तो अर्घट किसे कहा जाता है, अर्घट किसे कहा जाता है, ये एग्जाम में दे सकता है कि अर्घट क्या है। पता है आप लोगों को अर्घट क्या है? और सिंचाई के लिए जो कुएं से पानी जिसे निकाला जाता है उसी को अर्घट कहा जाता है सिंचाई के लिए। ये याद रखिएगा, शायद पूछे एग्जाम में। ये मुझे उम्मीद लगता है कि शायद पूछे ये। चलिए और देखते हैं। शिल्प उद्योग में सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी उत्पादन हुआ था। चलिए, गुप्तोत्तर काल, पूर्वी रोमन साम्राज्य खत्म हो गया, नगरीकरण, मुद्रा, अर्थव्यवस्था, व्यापार, पतन स्टार्ट हो गया। ये सब का गुप्तोत्तर काल में नगरीकरण, अर्थव्यवस्था, मुद्रा, व्यापार बहुत पतन होने लगा। अब पूर्वी रोमन साम्राज्य से कट गया रिश्ता, अब वो खत्म हो गया। पूर्व मध्यकाल, प्रथम अवस्था 750 से 1000 AD, और दूसरी अवस्था हो गया 1000 से 1200 AD। जो प्रथम अवस्था था 750 से 1000 AD, व्यापार, मुद्रा, अर्थव्यवस्था, नगरीकरण पतनशील अवस्था में पहुंच गया। बाह्य एवं आंतरिक व्यापार पुनर्जीवित हुआ। दूसरी अवस्था 1000 से 1200 AD में फिर से पुनर्जीवित, मतलब कि रिकॉल होने लगा। और अब साम्राज्य में मांग बढ़ी, मुद्रा, अर्थव्यवस्था और नगरीकरण पुनर्जीवित हुआ। तृतीय नगरीकरण, देखिए द्वितीय नगरीकरण तो हो गया आपका बुद्ध काल में, और जो तृतीय नगरीकरण है वो पूर्व मध्यकाल यानी दूसरी अवस्था। पूर्व मध्यकाल में भी दूसरी अवस्था 1000 से 1200 AD के बीच में हुआ था। चलो नेक्स्ट पॉइंट, वैदिक काल से पूर्व मध्यकाल तक सामाजिक परिवर्तन एवं निरंतरता के तत्व। इसमें ज्यादा एग्जाम से नहीं पूछना चाहिए। विभाजन का आधार तो था पेशा था, ये वो नॉर्मल चीज है। ऋग्वेदी में विदुषी महिला के जाता विश्वारा, हाँ ये याद रखिएगा इसको। विदुषी महिला पूछ सकता है कि विदुषी महिला की चर्चा मिलता है कि ऋग्वेदिक में, ऋग्वेदिक को मिलता है। विदुषी महिला का भी उसमें नाम भी देगा, विश्वारा, घोषा, अपाला, लोपामुद्रा आदि आदि। घोषा, अपाला, लोपामुद्रा और विश्वारा। रक्त संबंध विवाह और बहुपति
बहुपतिवाद मांसाहारी शाकाहारी की सब तो चलता है। नमक का जिक्र नहीं मिलता है। नमक का जिक्र मिलता है ऋग्वेदिक काल में, नहीं मिलता। आप लोग कहीं भी शायद नहीं पढ़े होंगे कि नमक का जिक्र मिलता है कि नहीं, लेकिन ये इसका जो एक टॉपिक है कि नमक का जिक्र मिलता है कि नहीं मिलता है, शायद कहीं भी नोट्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि कम जगह ये सब लिखवाया जाता है। लेकिन लिख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि आजकल जो एग्जाम का जो पर्सपेक्टिव से एरिया आ रहा है कि भाई इधर से पूछ रहा है, तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि भाई ये भी ना छोड़ा जाए। सोम नामक मादक पदार्थ की चर्चा मिलती है ऋग्वेदिक काल में। उत्तर वैदिक काल देखते हैं। चतुर्वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद के 10वें मंडल में के पुरुषोत्त में महिला महिला की दशा में गिरावट आ गया था। चलिए, बुद्ध काल वर्ण विभाजन का जन्म हुआ था। महिलाओं को पुरुषों के अधीन कर दिया गया। दहेज प्रथा प्रथा आरंभ हुआ था, बुद्ध काल में स्टार्ट हुआ था। मौर्य काल कौटिल्य शूद्र को आर्य कहा। धर्मसूत्र के 8 प्रकार विवाह विवाह में केवल 4 मान्यताएं, लेकिन कौटिल्य ने सभी के लिए माना था, जैसे कि 8 प्रकार का थे, लेकिन पहले के विवाह में 4 प्रकार माने थे, लेकिन कौटिल्य ने सभी 8 प्रकार के विवाहों को लागू कर, जिसकी 8 प्रकार में था ब्रह्म, देव, आर्स, प्रजापत्य, गंधर्व, पैशाच, राक्षस, असुर विवाह। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया। ये 8 याद मत रखिएगा, कहीं नहीं, ये पूछना चाहिए, ये सब याद मत रखिए, छोड़ दीजिएगा उसको। अमृतक काल में होता मनु संहिता का काल हुआ था। बाल विवाह स्टार्ट हो गया था। मनु संहिता और विधवा विवाह कह रहा था कि मनु कह रहा था कि विधवा विवाह नहीं होना चाहिए। किसमें मरणोत्तर काल, क्योंकि मनु संहिता का काल माना जाता है इसको। पत्नी को त्यागने का अधिकार दे दिया। महिला संपत्ति हटा दिया। द्विज शूद्रों को संपर्क से स्टार्ट खत्म कर दिया कि भाई द्विजों को शूद्रों से संपर्क नहीं करना चाहिए, ठेकना नहीं चाहिए। ये मरणोत्तर काल में स्टार्ट हुआ जब मनु का काल था। गुप्त काल महिला की सामाजिक गिरावट, वैश्यों की सामाजिक दशा में गिरावट होगी। शूद्रों की सामाजिक दशा में सुधार हो गया। कृषि से जुड़ा ना, और कृषि का बढ़ावा होने लगा था। कृषि थोड़ा विस्तार हुआ, वृद्धि हुई, तो बेसिक चीज है कि अगर कोई भाई कृषि विस्तार होगा, कृषि में जो जुड़ा हुआ होगा उसका भी वृद्धि होगा। एक था याज्ञवल्क्य स्मृति, इसने शूद्रों को कृषक कहा, यज्ञ करने का अधिकार भी दिया। आज जहां तक मुझे याद है कि इसी ने स्त्री के संपत्ति का अधिकार भी देना स्टार्ट किया। 510 एडी भानु, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। 510 एडी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख में सती प्रथा का जिक्र मिलता है। याज्ञवल्क्य स्मृति ने, हाँ देखिए यहाँ पर आ गया, याज्ञवल्क्य स्मृति ने महिला संपत्ति को अधिकार दिया था। वेगनेश्वर द्वारा लिखित है। याज्ञवल्क्य स्मृति किसने लिखा था? विज्ञानेश्वर किसने लिखा था? विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति लिखा था। गुप्तोत्तर काल एवं पूर्व मध्य काल, अलबरूनी शूद्र वैश्यों को वेद का अध्ययन खत्म कर दिया था। ये अलबरूनी नाम कह रहा है। महिला संपत्ति का अधिकार, सती प्रथा, जौहर प्रथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में धर्म एवं दर्शन, रिलीजन एंड फिलोसफी इन एंशिएंट इंडियन। एक सेकंड, वैदिक धर्म में ऋग्वेदिक काल में सर्वश्रेष्ठ देवता, ऋग्वेदिक काल में सर्वश्रेष्ठ देवता इंद्र, अग्नि, वरुण। इंद्र जो था युद्ध के देवता, पुरंदर उसे कहा जाता है। वर्षा का देवता पुरोहित। इंद्र, अग्नि, वरुण ये सर्वश्रेष्ठ देवता में थे। वर्षा के देवता में पुरोहित कहा जाता था। वरुण को ऋतस्य गोप भी कहा जाता है। ये सब याद रखिएगा, अच्छा चीज है, इस अच्छा पॉइंट भी इस क्वेश्चन बनता है। अगर आप लोग PYQ सॉल्व किए होंगे तो आप लोग को पता होगा। उत्तर वैदिक वैदिक काल हो गया, भले वैदिक धर्म हो गया। उत्तर वैदिक काल तक देवता 3 सर्वश्रेष्ठ देवता का मिलता है। अस्थायी जीवन जीने लगे तो फिक्स हो गया, उपासना भी करने लगे। प्रजापति, विष्णु और रुद्र। पहले था ऋग्वेदिक काल में क्या था? इंद्र, अग्नि, वरुण था सर्वश्रेष्ठ देवता, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये चेंज हो गया। ये अब आ चुके हैं देवता में प्रजापति, विष्णु और रुद्र। उत्तर और ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक काल की देवियों में थे। हाँ देखिए, ये याद रखिएगा इसका भी।
जहाँ जहाँ स्त्री का कुछ उल्लेख आएगा, क्योंकि याद रखना, क्योंकि आजकल स्त्री के सवाल को लेकर, स्त्री के जो आजकल चलते हैं, कमेंट चलते हैं, तो उसको लेकर आजकल सोशल मीडिया में सब चलता रहता है, तो उसी में पूछ सकता है कि उत्तर वेदिक काल में क्या ऐसी स्थिति थी स्त्रियों का। तो इसलिए आपको यह नाम याद रखना जरूरी बनता है। उषा, निशा, अराणी, रात्रि। उषा, निशा, अराणी, रात्रि ऋग्वेदिक से उत्तर वैदिक काल की देवियां थी। अब विदुषी का नाम बताइएगा यहाँ पर, चलिए। विदुषी, विदुषी का नाम बताइएगा, ये आप लोग के लिए है, क्योंकि मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ विदुषी। विदुषी महिलाओं का पीछे नाम पढ़ा चुका हूँ, कृपया इसमें कमेंट या इसमें अपना नोट्स में लिख लीजिएगा। बुद्धकालीन धर्म, श्रमण संस्कृति नाम दिया जाता है इनका, जो कर्म में पुनर्जन्म, कर्म पर मानते थे, पुनर्जन्म पर और मोक्ष पर मानते थे। ठीक। उपनिषद, यज्ञ अथवा पशु बलि नहीं, उपनिषद यज्ञ अथवा पशु बलि नहीं मानता था। ब्रह्मा एवं आत्मा की एकता का ज्ञान, ज्ञान पर विशेष बल। वेद बल प्रार्थना, ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ पर था, आरण्यक तप पर था। बौद्ध चिंतन, पुनर्जन्म की अवधारणा, अष्टांगिक मार्ग, चार आर्य सत्य। चलिए यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, चार आर्य सत्य क्या था? बताइएगा, चार आर्य सत्य भगवान बुद्ध ने क्या दिया था? जैन चिंतन में आत्मा मानते थे, उद्गल यानी कर्म मानते थे, केवल 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 यानी होता है जीवन को कर्म से मुक्त करना, जीवन को कर्म से मुक्त करना। निर्जरा, जीवन में जो कर्म प्रविष्ट हो गया उसे नष्ट करना। निर्जरा, निर्जरा 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 जीव, जीव में जो कर्म प्रविष्ट हो गए हैं उसे नष्ट करना, उसको निर्जरा कहा जाता है। जो केवल उसे कहा जाता है जो जीवन को कर्म से मुक्त करना, जीवन को कर्म से मुक्त करना। और जो संवर है, जीव में कर्म में प्रवेश को रोकना है, जीव में जो कर्म के प्रवेश को रोकना उसका संवर कहा जाता है। ये सब जो वर्ड होता है, जो ये छोटे छोटे वर्ड आपको कभी कभी दिमाग से उतर जाते हैं, इसको याद रखिएगा। संवर याद रखिएगा, केवल याद रखिएगा, निर्जरा याद रखिएगा, सब जीव चिंतन में आएंगे। केवल सर्वोच्च ज्ञान को माना जाता है, केवल जो जीवन को कर्म से मुक्त करना सर्वोच्च ज्ञान को माना जाता है। भौतिकवादिक चिंतन में हो गया अजित केशकम्बली, नाम सुने हैं? मखली खुशहाल का नाम सुने हैं? आजीवक संप्रदाय का संस्थापक चरवाक, उधार लेकर घी पियो। यादृच्छवादी कहलाया गया कौन? अजित केशकम्बली। नियतिवादी, आजीवक संप्रदाय संस्थापक नियतिवादी कहलाया गया। ईरान में जरथुस्त्र, यूनान में पाइथागोरस, चीन में कन्फ्यूशियस, मलावतस्ते आदि आदि। बाबरू अभिलेख, बाबरू अभिलेख में अशोक बौद्ध पंथ के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ में अपनी आस्था प्रकट की। अशोक बौद्ध पंथ के त्रिरत्न में अपनी आस्था प्रकट की, बाबरू अभिलेख में इसकी उल्लेख मिलता है। विद्वान शिवशंकर मेनन, वेस्टफालिया की संधि 2000 वर्ष पूर्व ही कौटिल्य ने शक्ति संतुलन की अवधारणा प्रस्तुत की थी। यह किसने सिद्ध किया? विद्वान शिवशंकर मेनन ने, विद्वान शिवशंकर मेनन ने। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। एक बार इसको फिर से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ताकि आप सबको बिना क्लास से किए ऐसे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, तो क्लास करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शॉर्ट नोट्स पढ़ लीजिएगा। 1 सेकेंड। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, 1 मिनट। हाँ, कल यहाँ से पढ़ा देंगे ये वाला। चलिए, थैंक यू।